नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को टैरिफ की धमकी देना, दुनिया भर के देशों को धमकाना, जबरन डील साइन करवाना और दुनिया भर में वर्चस्व कायम करने की कोशिश करना। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड कहे जाने वाले, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, हजारों लोगों की भीड़ के बीच में गोली मारकर हत्या कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप के इस करीबी दोस्त का नाम चार्ली किर्क था और चार्ली किर्क की इस मौत के बाद लेफ्ट और राइट के बीच खूनी संग्राम अमेरिका में चल सकती है, यानी कि अमेरिका गृह युद्ध के दौर में जा सकता है। पॉलिटिकल वायलेंस की शुरुआत हो सकती है। तो जो अमेरिका दुनिया भर को कंट्रोल करने की चाहत रखता है, जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या वो अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी डिटेल से जानकारी आपको देंगे। और चार्ली किर्क की हत्या कैसे हुई ये भी आपको बताएंगे और इसका इंपैक्ट क्या हुआ है इस पर भी आपको जानकारी देंगे। और करेंगे इस पर एक बड़ी बहस, बड़ी डिबेट दुनिया भर के मेहमानों के साथ। क्या चार्ली की मौत ट्रंप की नाकामी का सबूत है? और क्या दुनिया को नसीहत देने वाले ट्रंप अपने घर में फैलती नफरत से आंखें मूंदे बैठे हैं? ट्रंप अमेरिका के सबसे ताकतवर पोजीशन पर हैं, लेकिन ऐसा लगता है वो सिर्फ बयानबाजी के ब्रांड एम्बेसडर बन के रह गए। अमेरिका की मौजूदा तस्वीर को आप देखेंगे तो ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में विकास नहीं, बर्बादी की लकीर खींचते नजर आ रहे हैं। दोस्तों के साथ दगा करना, झूठ पर झूठ बोलना या पड़ोसी देशों की पीठ पर छुरा घोंपना ट्रंप की आदत बन गई। सबसे पहले आपको बताते हैं ट्रंप ने किन दोस्तों को अपना दुश्मन बनाकर खतरा मोल लिया। भारत एक बहुत अच्छा अलाई था अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय पीएम के साथ बहुत बढ़िया संबंध था, लेकिन भारत के साथ उन्होंने संबंध बिगाड़े, कनाडा के साथ उन्होंने संबंध बिगाड़े, जर्मनी जो बहुत अच्छा अलाई हुआ करता था अमेरिका का, उनके साथ संबंध बिगाड़े, फ्रांस के साथ संबंध बिगाड़े, ब्राजील के साथ संबंध बिगाड़े, मैक्सिको के साथ संबंध बिगाड़े, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध बिगाड़े, ऑस्ट्रेलिया को दुश्मन बना लिया। मित्र देशों से ट्रंप की दुश्मनी की वजह सिर्फ टैरिफ ही नहीं, बल्कि ट्रंप के झूठ और झूठे दावों से दुनिया भर का भरोसा खत्म होना भी है। एक रिपोर्ट कहती है कि 4 साल में ट्रंप ने 30,000 से ज्यादा झूठ बोला और ये 4 साल 2017 से 2021 तक का कार्यकाल है जिसको लेकर यह स्टडी की गई। यह डोनाल्ड ट्रंप की पहला कार्यकाल आप इसे कह सकते हैं। ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इस दौरान 32 ऐसे दावे किए जो पूरी तरह से झूठे थे या भ्रामक थे। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के तौर पर पहला कार्यकाल भी झूठ से भरा हुआ था। ट्रंप ने दिसंबर 2017 से जनवरी 2021 के बीच 30,573 झूठ बोले। इसी तरह उन्होंने रोजाना औसतन 21 झूठे दावे किए। कार्यकाल के पहले साल हर दिन औसतन 6 झूठे या भ्रामक दावे, दूसरे साल में हर दिन 16 और तीसरे साल में हर दिन 22, चौथे साल में हर दिन 39 झूठे दावे किए। यानी जैसे जैसे ट्रंप समझदार होते गए उनकी झूठ की फेहरिस्त बढ़ती चली गई। ट्रंप से दुनिया ही नहीं बल्कि अमेरिका की जनता भी त्रस्त होने लगी। ट्रंप का तानाशाह रवैया उन्हें और उनके देश को गर्त में ले जाता नजर आ रहा है। तो क्या ट्रंप के देश में या अमेरिका में चार्ली किर्क की हत्या के बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में घिर गए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बढ़ती हिंसा की घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। चार्ली किर्क की मौत एक बार फिर गन कल्चर पर भी सवाल खड़े कर रही है। अमेरिकी सियासत में गन कल्चर पर बहुत बात होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। अमेरिका में अक्सर बात बात पर गोलियां चलती हैं। अमेरिका में गन रखना कानूनी और आम बात है। लोग इसे अपनी आजादी और सुरक्षा से जोड़ते हैं। अमेरिका का संविधान सेकेंड अमेंडमेंट लोगों को हथियार रखने और चलाने का अधिकार देता है। क्या है यह कानून? साल 1791 में, माफ कीजिएगा, साल 1791 में संविधान में संशोधन किया गया। यह सेकेंड अमेंडमेंट था जो बिल ऑफ राइट्स का हिस्सा था। नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार मिला ताकि वो अपनी सुरक्षा और आजादी की रक्षा कर पाएं। इसमें कहा गया कि इसे छीना नहीं जा सकता है। अमेरिका में 72% बंदूक मालिक यही कहते हैं कि वो सुरक्षा के लिए बंदूक रखते हैं। अमेरिका में हर साल बिकने वाली बंदूकों की संख्या में लगातार बदलाव देखा जाता है। अमेरिका में जो नागरिक हैं उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा बंदूकें हैं।
अगर आंकड़े देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। अमेरिका में नागरिकों के पास लगभग 393 मिलियन बंदूकें हैं, जो अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि हर 100 अमेरिकी नागरिकों के पास 120 बंदूकें हैं। मतलब एक नागरिक के पास एक से ज्यादा बंदूक। और अमेरिका में लगभग 40 से 44% घरों में बंदूकें हैं और 32% अमेरिकी बंदूक के मालिक हैं। सोचिए गन कल्चर कितना आम है। और ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के फैसले ले रहे हैं, पैनिक वाले फैसले ले रहे हैं, तो फिर यह गन कल्चर और कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और इसके बीच में चार्ली किर्क की हत्या, तो क्या एज अ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फेल हो चुके हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष कुमार सिंह, प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अभय कार्की, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद रुमान हाशमी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राज भयानी, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन फिजिशियंस एसोसिएशन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले जो डिबेट की शुरुआत है आज, वो मैं संतोष जी से करूंगा। और पहला सवाल मेरा संतोष जी से ही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने घर में खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं और उनके सबसे करीबी की हत्या हो जा रही है और उस पर वो सिर्फ अफसोस जाहिर कर रहे हैं। यहां तक कि हमलावर अभी तक फरार है। वो तो कहते हैं हमने भारत पाकिस्तान की न्यूक्लियर युद्ध को रुकवा दिया, वो एक हमला नहीं रोक पाए। देखिए विवेक जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और आप एक बात समझने की कोशिश करिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक पूरा पैटर्न है, जब से वो अपना टर्म रिज्यूम किए, हम देखेंगे कहीं न कहीं वो बहुत बड़े स्तर पर हमलावर है। और दो स्तर पर, ऐसा नहीं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में, आप घरेलू लेवल पे या घरेलू स्तर पर देख लीजिए। मस्क के साथ उनका कितना याराना था, सबको पता है किस तरह से वो राजनीति कर रहे थे, मस्क को लेके आगे बढ़ रहे थे। आज उन्हीं के साथ उनका बहुत बड़ा बैर है, दुश्मनी है। उनको धमकी तक दे चुके हैं कि आपको तो आपके मूल देश में वापस भेज सकते हैं, भेज देंगे। तो इस तरह की बिल्कुल। धमकी वही दे सकता है जिसकी मानसिक स्थिति कहीं न कहीं, मैं बोलूं, अनस्टेबल है। आप विश्व के तमाम देशों को चुनौती दीजिए, आप ब्राजील को दीजिए, मैक्सिको को दीजिए, इंडिया को दीजिए, ब्रिटेन को दीजिए, जिसको देना है वो अपनी जगह है, लेकिन कम से कम उनके प्रति लॉयल रहिए जो आपके बुरे दौर में आपके साथ खड़े रहे। एलन मस्क उस दौर के आदमी है जब डोनाल्ड ट्रंप को जनता लाइक नहीं करती थी, हरा के बाहर भेजती थी राजनीति से। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जब जीत की सत्ता में आते हैं उन्हीं मदद से, तो उनको सबसे बाहर कर देते हैं। नंबर वन। नंबर टू जो पॉइंट आप देखिए, वहां कहा जाता है कि दुनिया की सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका है। और मेन कहते हैं वी आर बिगेस्ट प्रोपेगेटर ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस द ग्लोब। जहां हम जाते हैं वहां पे शांति स्थापना करना चाहते हैं, वहां पे अधिकार देना चाहते हैं, लोकतंत्र देना चाहते हैं। इसी नाम पे कितने देशों में नरसंहार किए, युद्ध को इम्पोज किए। आज स्थिति यह है कि वही लोकतंत्र पे क्वेश्चन मार्क लग गया। जरा देखिए, वो सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने अपने ही तमाम जो करीबी थे उनके अधिकारों का हनन किए, उनको बोलने की आजादी को छीनने की कोशिश किए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगाने की कोशिश किए। आज वहां की जनता जो उनके साथ थी, आज उनके विरुद्ध खड़ी हो रही है। तो जो चार्ली के साथ हुआ, वो ऐसा नहीं कि आज अचानक से हो गया। वो कहीं न कहीं वो दिखाता है कि उनके खिलाफ उनके ही लोग आज बगावत करने के लिए उतर पड़े हैं। तो ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रूव किया वो ये किया कि लोकतंत्र वहां खतरे में है। और मैं तो बार बार कहता हूं, अब अमेरिका लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। अगर लोकतंत्र का उदाहरण किसी देश को मानना है आज वर्तमान दुनिया, वर्तमान परिदृश्य में, तो मुझे लगता है भारत है। 1947 के नहीं तो आजादी क्या के बाद तमाम समस्याओं के बाद। बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने घर के मोर्चे पर फेल माने जाएं? बिल्कुल। आप देखिए, घरेलू मुद्दों पे फेल है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे फेल है। उनके पास कोई और विषय नहीं बचा। अब वो खाली मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं, अब टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भय ये है कि कहीं ऐसा नहीं जो बाहर का प्रतिरोध हो अंदर तक पहुंच जाए। जो बाहर के देशों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप बताइए वहां पे जितने प्रवासी हैं तमाम दुनिया के देशों के, चाहे चाइनीज हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे ब्राजील से आए हो, कनाडियन हो, बहुत बड़ी मात्रा में है। जिस तरह तमाम देशों के साथ इनका व्यवहार है, वहां के अंदर में जो नागरिकता लिए हुए लोग हैं, प्रवासी हैं, वही उनके विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। और उनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? वहां के जो मूल निवासी हैं। तो कहने का मतलब, डोनाल्ड ट्रंप को डर ये नहीं है कि तमाम बाहर के देश उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे। उनको डर है कि उनके अपने लोग उनके खिलाफ बड़े स्तर पर विद्रोह करने के लिए तैयार बैठे हैं। और उसका पहला जो घटनाक्रम घटा वो आज है, जो बहुत दुखद है। मुझे लगता है इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को असेस करना चाहिए। आपको इस तरह जो जोकरगिरी कर रहे हैं उसको बंद करना चाहिए।
डॉक्टर राज भयानी साहब, क्या लेफ्ट वर्सेस राइट का एक बड़ा खतरा अब अमेरिका पर है? क्योंकि जिस तरह से चार्ली किर्क की हत्या हुई और चार्ली किर्क की फॉलोअर्स की संख्या मिलियंस में है और अमेरिकी यूथ में बहुत पॉपुलर है वो। डॉक्टर भयानी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है जी। मैं ये पूछ रहा हाँ हूं, जी, क्या लेफ्ट वर्सेस राइट की चक्की में पिसने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि बिल्कुल। किर्क दिस इज किर्क कोई छोटे जैसे मोटे वो इंसान थे नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का। हम्म। कैन यू हियर मी? आप सुन रहे बिल्कुल हैं सुन ना? पा रहा हूं, बताइए। जी, थैंक यू सर। तो ये जो हुआ आज कल में, दैट हैज बीन वेरी वेरी शॉकिंग फॉर एवरीबडी इन अमेरिका। और इसमें आपने जिस तरह से एनालिसिस किया है वो बिल्कुल सही है। ये लेफ्टिस्ट लोग बिल्कुल जो ट्रम्प की वजह से राइट मूवमेंट चल रही है उसको रोकने के लिए उन्होंने चार्ली कर को मार डाला। इसमें ये अमेरिका की जो इंटेलिजेंस और जो सिक्योरिटी की जो संभावना होती थी वो अभी बिल्कुल गिर गई है। एंड ये जो एनएसए एंड एफबीआई हैव फेल्ड कंप्लीटली टू प्रेडिक्ट और टू स्टॉप दिस अटैक ऑन चार्ली कर्क, विच शोज कि इनका जो अभी फोकस जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरा ये जो ट्रम्प टैरिफ, ये इंडिया को हमेशा नीचा दिखाना, या फिर जो अभी इसराइल का जो पैलेस्टाइन में जो चल रहा है गाजा में, उसके लिए भी उनका भी कोई आदमी हो सकता है। दैट इज वन प्रेडिक्शन कि ये एज अ प्रोटेस्ट टू दी व्हाट इज गेटिंग किल्ड इन गाजा, एंड ट्रम्प इज नॉट लुकिंग एट इट और स्टॉपिंग इट, उसका भी प्रोटेस्ट हो सकता है। सो देर आर लॉट ऑफ थेरीज गोइंग अराउंड कि ये किसने किया रहेगा। लेकिन ये बिल्कुल इसका एक इम्पैक्ट मत है अब कि ये अब क्या ट्रम्प का इम्पैक्ट फेल्योर होगा है। हाँ जी। डॉक्टर साहब? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका आफ्टर मैथ इसका क्या होगा? इम्पैक्ट इसका इम्पैक्ट अभी ट्रम्प बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो तो ही हैज टू फोकस बैक इनसाइड अमेरिका एंड अपनी हमारे जो अंदर की सिक्योरिटी है उसको मजबूत करना पड़ेगा। और चार्ली कर को मारा डाला, अभी उसके बाद लोरा लूमर है या बाकी जो कोई राइट विंग एक्टिविस्ट है उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एंड भी अपने कैश पटेल को भी इसका सीरियसली लेना पड़ेगा कि हमें वापस अमेरिका में फोकस करना बहुत जरूरी है। और हमने जिस तरह से हर जगह ट्रम्प ने रिलेशन बिगाड़ दिए, जैसे आपने पहले कहा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक टेरिफ का भी इम्प्लीमेंट करना था तो ही कुड हैव डन इट ग्रेजुअली। जो कंट्रीज टेरिफ में ही कैन इंक्रीज की हर साल 5% बढ़ा जी। दिया जाए, ऐसे कुछ कर सकता था। लेकिन जिस तरह से वो आपने कहा वही सही है, मेक्सिको के साथ, कनाडा के साथ, इंडिया के साथ, जो अमेरिका के बिल्कुल दोस्त रहे और अलाइज रहे हैं, ईयू, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, सब जगह, जापान स्पेशली, उसका भी अगर आपने देखा वो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ द टैरिफ इशू। सो एवरीवेयर देर इज अ टर्मोइल एंड देर इज नो फोकस इंटरनली, एंड दे ऑल आर फोकस ऑन द इंटरनेशनल सिनेरियो। एंड ये ट्रम्प को वेकअप कॉल है और अमेरिका को, गवर्नमेंट को वेकअप कॉल है कि ये वापस वी हैव टू फोकस बैक इनसाइड अमेरिका, अदरवाइज दिस विल ओनली गेट वर्स। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि एक राइट विंग मूवमेंट जो अमेरिका में चल रहा है उससे लेफ्ट विंग वाले जो है वो खुश नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में अगर आप सबसे पुराने लोकतंत्र हैं तो लोकतंत्र में गन कल्चर की तो पहली कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में संवाद, आंदोलन, प्रतिकार, विरोध, राजनीतिक आंदोलन मायने रखता है। लेकिन कार्की सर और हाशमी जी के पास जा रहा हूं मैं। कार्की सर, 180 मीटर की दूरी से स्नाइपर का इस्तेमाल करके छत पे बैठ के प्रिसाइज लोकेशन पे गोली चलाना और नेक को हिट करना, मतलब बचने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। और ना एफबीआई को खबर है, ना सीआईए को खबर है, ना वहां की लोकल इंटेलिजेंस को खबर है, ना लोकल पुलिस को खबर है, ना उनके पास उनके एलआईयू पे कोई खबर है, ना उनके पास कोई इनपुट है। और ये दुनिया भर से, और हैं कौन? वो डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड है, ट्रंप के सेकंड रिजीम के मास्टरमाइंड है, जिन्होंने ट्रंप को दूसरे रिजीम में पहुंचाया। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, आप कहते हैं भाई हमने न्यूक्लियर वॉर रुकवाया है। जी विवेक, पहली बात, मेरी जो कर्क जिनकी अभी दुखद मौत हुई है उनके परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। बहुत दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए थी, हो गई है। अभी
जो समझ में ये नहीं आता है कि यूएस का एफबीआई है, उनकी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, काफ़ी हद तक उसको जो दर्शाया जाता है कि ये काफ़ी मुस्तैद है, और उसकी इंटेलिजेंस और उसकी जो प्लानिंग है, खा कम से कम बॉलीवुड में तो देख के यही लगता है कि बहुत अच्छी उनकी प्लानिंग और उनके नेटवर्क है। लेकिन अगर हम देखें, जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, जब कैंपेनिंग हो रही थी, तो खुद ट्रंप के ऊपर एक स्नाइपर ने इसी तरीके से अटैक करने की कोशिश की थी, गोली कान को छेदते हुए निकल गई, बच गए ट्रंप। कोई भी अगर सिक्योरिटी एजेंसी होती है, या कोई देश की जो एनएसए हैं, या जो भी एफबीआई डायरेक्टर हैं, उस बात को लेके उसकी काउंटर ड्रिल या ऐसा हादसा दोबारा ना हो, क्योंकि एक बार हो चुका है, उसके लिए वो एकदम से पूरी रिव्यू होगा, सब कुछ होगा, नई एसओपीज आएंगी, जिसको इक्विपमेंट चाहिए, अगर मैन पावर की कमी है तो वो दे देंगे, सर्वेलेंस बढ़ेगा, और हर एक ऐसी रैली के लिए एक एसओपी बनेगी। ये एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कि सरकार की जिम्मेवारी है, उसमें एक प्रतिक्रिया या एक फॉलोअप एक्शन डोनाल्ड ट्रंप की अटेम्प्ट के बाद ये होना चाहिए था। अचरज की बात है, वही टेम्पलेट छत के ऊपर एक स्नाइपर स्पीच देते हुए एक नेता को मार देता है। ये तो समझ में नहीं आता है कि हम कॉन्गो या किसी और कंट्री की बात कर रहे हैं, या हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं। ऐसी बड़ा लैप्स। और फिर तो एक कार्की साहब ये बात क्लियर हो गई ना, मुहर लग गई कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ही नहीं संभाल पा रहे हैं, और इस मर्डर के बाद अब पता नहीं वहां कौन सा खूनी खेल खेला जाएगा। जी, ये इसमें डोनाल्ड ट्रंप का हम नाम ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफबीआई है, आपका जो पुलिस फोर्स है, इनकी जो इंटेलिजेंस लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और जो भी होते हैं इनके पुलिस के, ये इंस्टीट्यूशंस तो अपना काम करते रहते हैं। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, इनको इतना एम्पावर्ड होते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन पे नहीं लगता है। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर उन पे एक सेंध लग गई थी ट्रंप के टाइम पे, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे चक्कर में आ जाता है कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। खासकर में तो हिंदुस्तान में अपने नज़रिए से जो हम देखते हैं और जो हम करते हैं जिस तरीके से, कि वो रिपीट नहीं हो सकता है, और इनको तो इसके लिए करीब 8 महीने का टाइम मिल गया था। तो क्या ये इतनी लापरवाही है? क्या इनके मेरिट बेस्ड इनके रिक्रूटमेंट्स नहीं है, या इनकी इन हाउस ट्रेनिंग या जो रिव्यू प्लानिंग के इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसकी तो केस स्टडी होगी अभी तक ट्रंप का जो हुआ था, और उस केस स्टडी पे जो जो खामियां निकली थी, लोगों के नौकरी जानी चाहिए थी, और उसके बाद सही लोग, सही नीति, सर आपने कहा कि हथियार। जी डोनाल्ड ट्रंप का नाम मेंशन किया जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी एजेंसीज पर है। भाई आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कर दिया, एफबीआई के चीफ आपके क्लोज हैं, वहां जो सीआईए के चीफ हैं वो आपके क्लोज हैं, आपने अपने सारे क्लोज अलाइज को आपने तमाम जो है हेड के पोस्ट पर बिठा रखा है, आपको हर एक मिनट की इंफॉर्मेशन है। आपके इतने क्लोज फ्रेंड जो जिनको आप परिवार का कहते हैं, और मरने के बाद भी जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा कि वो मेरे परिवार की तरह हैं, आपके परिवार के लोग कहां जा रहे हैं, कौन सा सम्मेलन कर रहे हैं, उसके आसपास सिक्योरिटी कैसी है, आपको कुछ पता ही नहीं। आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। जी, और अगर आप देखें, आज ही हमारे हिंदुस्तान में सीआरपीएफ के जो चीफ है, उन्होंने एक कंप्लेंट दी है कि राहुल गांधी जब जाते हैं तो अपना विजिट में वो सेफ्टी प्रोटोकॉल के बाहर निकल जाते हैं एनवलप के, और वो डेंजर है। मतलब ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनको एक ड्यूटी दी जाती है, प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, और कोई लैप्स अगर होता है उसको भी हाईलाइट करते हैं। तो ये जो इसमें जो यूएस में हुआ था, ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, ट्रंप ने दुश्मनी भी बहुत लोगों से ले ली। अब ये भी कहना मुश्किल है कि ये लिबरल्स की तरफ से हुआ है, या पैलेस्टीन प्रो पैलेस्टीन लोगों की तरफ से, तो हूती वाले कोई लोग हैं, किसने, या फिर जो आपने डिपोर्टेशन, जो भी ऐसा ट्रेंड है कार्की सर, जो भी है बहुत ट्रेंड आदमी है, 180 मीटर की दूरी से निशाना लगा रहा है, स्नाइपर गन का इस्तेमाल कर रहा है, कोई आम आदमी नहीं है। या तो वो डिफेंस में ट्रेंड है, या उसने स्नाइपर की ट्रेनिंग ली हुई है। अगर ऐसा कोई आदमी घात लगाकर बैठा हुआ और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मंडली को खबर नहीं है, तो फिर अमेरिका को तो ऊपर वाला ही बचा सकता है। हाशमी साहब के पास जा रहा हूं एक जवाब लेने के लिए, उसके बाद फिर वापस आता हूं मैं आपके पास। एक और पॉइंट है जी जल्दी से बोलिए सर। हाँ, इनके यूएस में शूटिंग क्लब्स होते हैं, स्नाइपर राइफल आप ऐसे खरीद सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे जाके कोई बैंगन। ओडोमोस का डब्बा लेते हैं। आप तो जाके मार्केट में जैसे सब्जी भाजी खरीद सकते हैं, आलू बैंगन खरीद सकते हैं, वहां जाकर हथियार खरीद सकते हैं। तो वैसे
खरीद सकते हैं और वैसे ही आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ योगा की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे वो जगह जगह पे इनकी रेंजेस हैं जहाँ बिल्कुल पे सही इनको बात है। ट्रेनिंग देते हैं। अब तो कोई भी आदमी इसकी ट्रेनिंग ले सकता है। अब सर जी। इतनी सारी जमीन है, खेती करके भी बच जाती है, तो बचा खुचा जो जमीन है उस पर फायरिंग रेंज ही बना लेते हैं। अब इतनी जमीन का करें क्या, आबादी 30 करोड़ है, जमीन अफरात है, तो यही सब काम करेंगे। खैर मैं इस पर जाना नहीं चाह रहा, अभी हाशमी साहब के पास जा रहा हूं। क्या डोनाल्ड ट्रंप फेल हो चुके हैं हाशमी साहब? घर के मोर्चे पर, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर तो है ही है, मैं तो पहले ही उनको मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर फेल है वो। देखें, दोनों ही मोर्चे पे जो आप कह रहे हैं, दोनों मोर्चे पर फेल है। उसकी वजह यह है डोनाल्ड ट्रंप की, एक तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने दिखाए आंकड़े वाशिंगटन पोस्ट की कि 30,000 की झूठ उन्होंने बोला 4 साल के अंदर। और ऐसे लोगों का मिजाज का वो हिस्सा होता है। मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऑथोरिटेरियन मिजाज के इंसान है, शख्स है, और एक नॉन पॉलिटिकल आदमी जो है वो पॉलिटिक्स में वेंचर कर गया है और प्रेसिडेंट है, सेकंड टर्म भी है। उनके जो ऑथोरिटेरियन जो उनका नेचर है और जो उनकी जो पॉलिसीज है, उन्होंने इतने ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं अमेरिका में, कम से कम 7-8 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनके ऐसे हैं जिससे अमेरिकी अवाम को, इंस्टीट्यूशन को उन्होंने वीक किया है। जैसे कि उन्होंने इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उनको उनके अधिकारों को छीन लिया एग्जीक्यूटिव पावर से। उन्होंने फेडरल ग्रांट है एग्जीक्यूटिव पावर से, उसको खत्म किया, सीज किया। और इसका नुकसान किधर गया? ये फेडरल ग्रांट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको नुकसान पहुंचा है। इससे बेरोजगारी और बढ़ी है, ग्रांट मिलना मुश्किल हो गया, बंद हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लोगों को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटीज के ग्रांट, जहां से लड़के फ्यूचर भविष्य तैयार होता है, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटीज है, हार्वर्ड है, इस तरह के यूनिवर्सिटीज के अलग अलग उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनके ग्रांट पे रोक लगाया। प्लस पढ़े लिखे स्टूडेंट का जो उन्होंने स्टूडेंटों को, रिसर्चर्स को उन्होंने टारगेट किया। आप देखिए इंडियन साउथ इंडिया की वो लड़की, वो लीगली रह रही थी, उसका वीजा था, लेकिन उसने खुद से सेल्फ एग्जिट मार गई। श्रीनिवासन लीगल पछड़े में फंसने के वजह ना फंसे, उसको अवॉइड करने के लिए। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो जो अमेरिका से निकला जिसमें यूक्रेनी लड़की को जिस ब्रूटली तरीके से मारा गया, जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही थी, उसको स्टैब किया गया चाकू से 4-5 बार और कैमरे में वो तस्वीर कैद हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका के अंदर की स्थिति जो है बहुत भयावह होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो। और चार्ली किर्क के हत्या के बाद मुझे लगता है माहौल और बिगड़ने वाला है। हाशमी जी, आप देखें ना, आप एक देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया कि एक्सट्रीम रेडिकल लेफ्टिस्ट ने ये हत्या की है। हालांकि 2 लोग डिटेन किए, दो लोग डिटेन किया, एजेंसी ने पूछताछ की, उन्हें छोड़ दिया। अभी तक एक ऐसा लगता है एक लोन अटैक है, लेकिन इतने ज्यादा वहां पे फ्रस्ट्रेशन है हर तबके में। जैसा हमने बताया, इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर के, उनके ग्रांट, स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी से ग्रांट, लॉ फर्म्स जो है उनके पावर को सीज करना के, अटॉर्नी का क्लियरेंस जो है वो नहीं मिलेगा। इस तरह के लगातार जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, डॉज बना दिया उन्होंने, एलन मस्क को बनाया था। डॉज में सेंसिटिव जो पेमेंट जाती है एजेंसीज को, उस सेंसिटिव पेमेंट्स एंड डाटा को आपने एक्सेसिबल बना दिया, उसकी नाराजगी। इस तरह से काफी ज्यादा उन्होंने कई मोर्चे पे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते रहे, इसने भी बड़ी एनार्की क्रिएट किया, सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा किया। जो मागा के, इवन एलन मस्क को भी छोड़ना पड़ा, वो अलग हो गए। मागा के खुद सपोर्टर, इनका कहना है राइट विंग ने मारा है। तो फिर अमेरिका में तो हिस्ट्री है, अमेरिका में प्रेसिडेंट कैनेडी की भी हत्या हुई। कैनेडी को किसने मारा था? आज भी ये माना जाता है कि कैनेडी को राइट विंग ने मारा था, इधर लेफ्ट विंग ने मारा है, ऐसा ट्रंप का कहना है। तो फिर तो वायलेंस में बिलीफ वहां पे लेफ्ट विंग का भी है और राइट विंग का भी है, क्योंकि दोनों आइडियोलॉजी वो नहीं तो क्या अब अमेरिका की सड़कों पर खून खराबा होगा? लेफ्ट राइट की जो बात की जा रही है, जब कैपिटल, जब बाइडेन के से चुनाव में हार गए थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपील कर दी थी कैपिटल हिल पे, और वहां कैपिटल हिल पे जो वायलेंस हुआ, जिस तरह का अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और वहां जो कैजुअलिटी हुई, जो मरा, उसको भी अभी इन्होंने जो एक मौत हुई थी, उसको उन्होंने रिवार्ड किया, मरने के बाद जैसे अवार्ड देते हैं वैसा उन्होंने किया। तो वायलेंस को उकसा कौन रहा है? वायलेंस को डोनाल्ड वो तो अनार्किज्म का नंगा नाच था जो हुआ,
बाइडेन के रिजीम के पहले, ट्रंप के हारने के बाद एनार्किज्म का नंगा नाच इससे ज्यादा अमेरिका में शायद पहले कभी देखा गया हो। कभी नहीं हुआ था, कभी इस तरह की हिस्ट्री नहीं आई थी कि एक प्रेसिडेंट चुनाव हारने के बाद अपने हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और सपोर्टर को प्रोवोक कर दिया कि कैपिटल हिल पे मार्च करो। तो कौन वायलेंस को प्रमोट कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, उनकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका लाइसेंस खत्म कर दिया, उसको आउस्ट कर दिया। इन्वायरमेंट, उससे आप बाहर निकल के कोई इन्वायरमेंट का इशू ही नहीं है। कितना ब्लेटेंट लाई, आप सच्चाई, आप एक कौन सा चश्मा पहन रहे हो कि इन्वायरमेंट इशू ऐसा है कि आप देखिए अभी इसी हमारे देश में एक साथ दो जो मानसून आता है, एक केरला से आता है, एक वेस्ट बंगाल से आता है, आगे पीछे करके आता है, हिमालय के पहाड़ी से टकरा के लौट जाता है। इस दफा क्या हुआ? इसी इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से दोनों मानसून एक साथ आए और हिमालय के पहाड़ी को क्रॉस करके उस तरफ निकल गए, दूसरी तरफ निकल गए। क्या बर्बादी आई है? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी 1000 गांव पंजाब में बर्बाद हो गए। तो आप कह रहे हैं लेफ्ट राइट विंग आपस में भिड़ गए तो फिर अमेरिका में बर्बादी ही बर्बादी है। यस, एब्सोल्युटली। तो क्या अनार्किज्म की तरफ, अराजकता की तरफ जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम में अमेरिका, जो हालात दिख रहे हैं आफ्टर चार्ली किर्क? संतोष जी। निश्चित रूप से ये बहुत चिंताजनक, और मैं तो कहता हूं कि ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंता का विषय है। बार बार मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से अमेरिका में एक ऐसा दौर था, बहुत लंबा दौर में कह सकता हूं, जब वो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर चलते थे और कहीं न कहीं बार बार कहते थे कि दुनिया में तमाम लोगों को जिनकी आवाज नहीं है, उनको आवाज देने का काम अमेरिका करेगा, और किया भी। ऐसा मैं नहीं कहता कि 100% कभी कहीं नहीं किया भी, लोगों को मजबूत भी किया, कई देशों को लोकतांत्रिक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। लेकिन जिस तरह का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है वो बहुत चिंताजनक। अमेरिका के अंदर ही जिस तरह का माहौल पैदा हो रहा है वो दिखा रहा है वो लोकतंत्र नहीं जो कई 100 सालों से चल रहा है। वो लोकतंत्र लगता है अभी तुरंत जैसे अफ्रीका में कोई नया लोकतंत्र बना हो, ऐसा लगता है जैसे मिडिल ईस्ट का कोई लोकतंत्र हो, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में भी लोकतंत्र स्थापित किया गया हो, ऐसा अभी महसूस होता है, देखने से ही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिमीन किया पूरा लोकतांत्रिक प्रणाली। अगर आपको एक नाम बताऊं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ाता हूं, अमेरिका के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं जोसेफ नाई, उन्होंने एक सॉफ्ट पावर पॉलिसी दिया। उन्होंने बोला कि सॉफ्ट पावर वो देश है जो 3 चीजों को, पॉलिटिकल वैल्यूज, कल्चर और फॉरेन पॉलिसी फोकस करते हैं, वही सॉफ्ट पावर बनते हैं। अमेरिका उसको लेके तेजी से आगे बढ़ा और दुनिया के तमाम देश जो बाद में चाइना, भारत और तमाम देश उसको फॉलो किए, उस पॉलिसी को, वो आज बहुत अच्छे से उसको अप्लाई कर रहे हैं और मजबूती से अपना प्रेजेंस पूरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बना रहे हैं। वही अमेरिका उन तीनों प्रिंसिपल पे, चाहे राजनीतिक मूल्य की बात करो, या फिर चाहे उनकी संस्कृति की बात करो, या फिर चाहे विदेश नीति की बात करो, तीनों फ्रंट पे डोनाल्ड ट्रंप ने जोसेफ नाई को फेल कर दिया, जो उनकी पूरे प्रिंसिपल से उसको नलिफाई कर दिया। तो कहने का मतलब जो कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया, चाहे राजनीतिक संस्कृति की बात, कल्चर की बात, संस्कृति की बात, आप मूल्य संस्कृति सब खत्म हो गया तो बचा क्या उस देश में? वो देश ही तो अपने कहते हैं ना खत्म हो गया। वहां तो सबसे बड़ा आधार ही था, वहां का तो लोकतंत्र सबसे बड़ा आधार था। तो एनार्की आना तो तय है, क्योंकि निश्चित है आने वाले समय में अगर ऐसे ही एक्टर्स इमर्ज करेंगे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को हराना है तो डोनाल्ड ट्रंप से की तरह ही या उनसे बहुत बड़ा कोई ऐसा ही व्यक्तित्व उभर के सामने निकल के आएगा, तब हरा पाएगा, क्योंकि जनता उनके पीछे खड़ी हो गई है। जनता का रूप चेहरा बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। नहीं, तो मुझे लगता है किर्क का दुश्मन क्या ट्रंप का दुश्मन था? नहीं, ये कहना मुझे लगता है भी थोड़ा जज्बाती है कि किर्क का दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप का दुश्मन था, या क्या व्यक्तिगत मुद्दा था, या फिर ये पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा था, या हो सकता है जैसा बहुत अच्छे से हाशमी साहब ने बोला कि मिडल ईस्ट का कोई मुद्दा हो सकता है, कोई कारण हो। तो मतलब ये कहीं से कोई भी हो सकता है। आज तो इतनी घटनाएं घट रही हैं, ये इंसिडेंट के माध्यम से कहीं के किलर ने मैसेज देने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को, जो भी आप कर रहे हैं वो उचित नहीं है, चाहे वो घरेलू स्तर पर कर रहे हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हो, या चाहे अपने व्यक्तिगत मित्रों के साथ कर रहे हो। मतलब हर लेवल पे कहीं कहीं आपकी जो आपके विरोध में असंतोष की भावना तेजी से पनप रही है। आप अभी भी संभल जाइए। जैसे बहुत अच्छी बात हो रही थी कि जब वो इलेक्शन में प्रचार कर रहे थे तो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, कान के पास से गोली निकल गई, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि अभी CIA हो, FBI हो, या मिलिट्री डिफेंस हो, या फिर वहां के होमलैंड सिक्योरिटी हो, जितनी फोर्सेस हैं, जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस है, बेसिकली इंटेलिजेंस सिस्टम है, सब तो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में आता है, कुछ उससे बाहर नहीं है। तो आज उसके परिस्थिति के बावजूद अगर ऐसी घटना घटित को कौन इसकी जिम्मेदार? डोनाल्ड ट्रंप ने रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। अरे भाई, रिस्पांसिबिलिटी लीजिए, आप हेड ऑफ कंट्री हैं,
आपके अंडर में सारी चीजें आती हैं, चाहे वो वो तो होमलैंड अभी सिक्योरिटी अभी तो FBI। वो खाली रॉक अभी तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने तमाम एजेंसीज को दुनिया के तमाम देशों इन्वॉल्व करके वहां की सरकार को गिराने में लगा रहे हैं, डीप स्टेट के माध्यम से डिस्टेबलाइज कर रहे हैं छोटे छोटे देशों को। वो उसमें बहुत मजा आ रहा है उनको। जो बड़े देश हैं जहां डीप स्टेट काम नहीं कर रहा है वहां पे टैरिफ इंपोज कर रहे हैं। तो ये उनकी दोहरी पॉलिसी है, छोटा स्टेट है तो डीप स्टेट एक्टिवेट कर दो, बड़ा स्टेट है तो टैरिफ इंपोज कर दो। मतलब इनस्टेबिलिटी रहेगी दुनिया में तो उसका फायदा हमें मिलेगा। बयानी साहब, इसके बाद क्या अब? क्योंकि एक तरफ कारकी किर्क के सपोर्टर होंगे और दूसरी Yes, तरफ definitely there will be लेफ्ट सपोर्टर्स होंगे। response. हाँ जी, नहीं, कर्क के सपोर्टर और राइट विंग एक्टिविस्ट जो है दे वो बिल्कुल उसका जवाब देंगे। और इसमें अभी ट्रम्प को यही कहना पड़ेगा कि एवरीबडी शुड स्टे काम एंड लेट द पुलिस एंड द इंटेलिजेंस एजेंसी फाइंड आउट हु द अभी क्या कल्प्रिट सिचुएशन इज। नॉर्मल है यूएस में, या किसी स्टेट से आपको ऐसी कोई जानकारी मिली है कि वहां पर प्रोटेस्ट और बाकी चीजें जो है वो प्लेस होने लग गई नहीं, हैं? नहीं, अभी भी कोई प्रोटेस्ट और कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि एवरीबडी इज इन शॉक। शायद वीकेंड पे, आज तो अभी भी यहाँ पे थर्सडे है, मे बी बाय संडे दे माइट हैव सम प्रोटेस्ट फ्रॉम द राइट विंग पीपल। एट द सेम टाइम जिस तरह से कर्क को मार जाने के बाद लेफ्ट विंग पीपल में खुशी दिखाई गई, वो भी बहुत चिंताजनक है। बिकॉज मैनी इवन एमएसएनबी का कोई रिपोर्टर ने ही सेड दैट ही डिजर्व्ड इट, ऐसा कुछ बोल बोल गया, उसने अपॉलॉजी भी कर दी। अच्छा। सो एवरीबडी हैज टू कीप द टेम्पर कूल नाउ। अभी ज़्यादा बहकाने में या ज़्यादा उश्काने में कोई किसी का फायदा नहीं है। सो ट्रम्प ने भी ज़्यादा वायलेंट और फायर डालने वाला कुछ स्पीच अभी तक दिया नहीं। दैट इज ऑल्सो इन अ वे गुड थिंग। बट एक बात तो सही है कि वापस ट्रम्प को और पूरा उनका एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरनल फोकस करना जरूरी है। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर ये लोग सीखेंगे नहीं तो इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट गोइंग फॉरवर्ड। तो ये बात साफ है ना कि भाई इंटरनल मैटर्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से स्लिप हो चुके हैं, या फिर वो हाँ, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द डेफिनेटली एक्चुअली इंटरप्रिटेशन और पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीबडी अराउंड कि जिस तरह से इन्होंने एक टैरिफ के मामले में पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। ये ना यूक्रेन वॉर रुका सके हैं, ना गाजा वॉर रुका सके हैं, और पाकिस्तान में जो ऑलरेडी रुक गया था उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। सो दिस काइंड ऑफ इनका जो बिहेवियर है उससे काफ़ी लोगों को, अपने इंडियन लोग ने बहुत, हमने सबने उनको सपोर्ट किया था। सो वी ऑल आर एक्चुअली वेरी मच इन पेन कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। एंड इंडिया और यूएस की हम सोच रहे थे कि बहुत अच्छी दोस्ती बनेगी अब, लेकिन हम बिल्कुल एनिमोसिटी बन गई है। we are one of the people who supported Trump actually in everywhere, and because बाइडेन की ने जिस तरह से लेफ्टिस्ट एजेंडा लेकिन अभी बहुत ही आप प्रपोज किया अभी था। आप लोग सेटिस्फाई नहीं है डोनाल्ड हाँ ट्रंप के बिल्कुल, फैसलों इंडियन, और उनके रिजीम में? लगभग 6-8 महीने का कार्यकाल हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, और एवरीबडी इज अनहैप्पी। थोड़े से जो अमेरिकन राइट विंग पीपल है दे आर हैप्पी, बट that is only very small minority because it will not help him in the next midterm election। जो अभी अगले साल नवंबर में इलेक्शन आएगा उसमें उनके कांग्रेस और सेनेट की सीटें गंवाने के बहुत काफ़ी चांसेस है। लेकिन ये भी ठीक सच है कि जिस तरह से कर्क को मारा गया उसमें थोड़ी सिंपैथी भी आ सकती है राइट विंग लोगों के साथ। सो लेट इट्स रिमेन्स वेरी वेरी फ्लूइड सिचुएशन एज ऑफ नाउ कि इसमें सिंपैथी वेव आएगी या लेफ्टिस्ट लोगों के ऊपर अटैक होंगे या और कोई शूटिंग होगी राइट विंग लोगों के ऊपर। इट ऑल रिमेन्स टू बी सीन एंड नोबडी कैन गेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन एक्चुअली नेक्स्ट, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, मैं कार्की सर के पास जा रहा हूं। क्या कार्की सर, अब डोनाल्ड ट्रंप को घर पे फोकस करना चाहिए जैसा बयानी साहब कह रहे हैं? जी, क्या उनको अमेरिका पर फोकस बढ़ाना चाहिए दुनिया भर के मुद्दों में टांग अड़ाने के बजाय? जी, देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जब आती है पावर में तो उनका मेन, अगर देश को ठीक करना है तो एक पॉइंट होता है स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये तो मेन चीज़ें हैं ये किसी भी गवर्नमेंट के। ट्रंप जी ने आने के बाद तीनों को अनस्टेबल कर दिया है। आपके पॉलिटिकली वो तो पूरा उन्होंने कर ही दिया है। अपनी गवर्नमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट्स थे आधों को बंद कर दिया, आधों के नाम बदली कर दिए, जो एम्प्लॉयज़ थे उनको फायर कर दिया बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। फिर जो फायर कर दिया उनको वापस भी ले लिया।
इमिग्रेशन पे उन्होंने ऐसे कानून डाल दिए हैं आइस जैसे, जिसमें कि पूरी तबाही मच गई है, लेबर वहाँ पे मिल नहीं रहा है, इकोनॉमी उनकी जो वो अभी इंटरनली प्रोडक्शन या जो एग्रीकल्चर है उसमें काफ़ी उनका सेटबैक हो रहा है, क्योंकि मैन पावर नहीं है वहाँ पे काम करने वाली, सबको उन्होंने भगा दिया है। अभी परसों ही या कल कोरिया के 300 आदमी जो उनकी फैक्ट्री में अमेरिका में बना रहे थे उन्हीं को पकड़ के भेज दिया है। तो अमेरिका में प्रोडक्शन कैसे होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे होगा? तो इन्होंने हर मुद्दे पे उन्होंने हिला के रख दिया है। जो एग्जिस्टिंग चल रही थी पटरी उसमें से गाड़ी बहुत डामाडोल हो रही है। और उसके अलावा जहाँ फॉरेन आपका पॉलिसी है उसमें आपने ये टैरिफ को लेके जितने भी आपके साथ थे जो आपको मजबूती का हाथ देते, वहाँ पे आपने सबको नाराज कर दिया है। एलाइज आपके दूर चले गए। इंडिया को मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा, इंडिया एलाई नहीं है, इंडिया पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया किसी के साथ अलाइड नहीं होता है। तो जो ये बात हो रही थी कि अलायंस की, इंडिया के साथ कोई अलायंस यूएसए का नहीं है, हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और वो क्वाड में तो अलायंस है ना सर? जी, क्वाड में तो अलायंस मानेंगे ना, या उसको पार्टनरशिप मानेंगे? पार्टनशिप है। अच्छा, पहली बात तो क्वाड का कोई सिक्योरिटी वो नहीं है, अभी तक इंडिया ने उसके सिक्योरिटी बेस नहीं किया, इकोनॉमिक गेट टुगेदर को उसने बात की हुई है। तो अभी भी ये लूजली रखा गया है और स्पेशली अगेंस्ट चाइना इंडिया ने अपने को रिजर्व रखा है टू से कि ये सिक्योरिटी अलायंस अगेंस्ट चाइना है। ऐसा नहीं बोला, हम हमेशा बोलता है इकोनॉमिक गेट टुगेदर है और हम अपनी थोड़ी ड्रिल्स वगैरह कर लेते हैं। ठीक बात। तो ये क्वाड का हो गया। लेकिन जहां तक ट्रम्प का सवाल है, उन्होंने बाहर की और अंदर की दोनों जो स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ को अनस्टेबल कर दिया है। ऐसी हालत में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी उनको पता नहीं रहता है कि जो पॉलिसी डायरेक्टिव्स हैं वो जो कल के थे जो पिछले बाइडेन के टाइम के, वो अभी रहेंगे नहीं रहेंगे, हमने ये काम करना है नहीं करना है, इसका क्या होगा। तो ऐसे में ये भूल चूक जो हुई है सिक्योरिटी की, ये एक माहौल जो है देश के अंदर, पहली बात तो सिक्योरिटी एजेंसीज के मेरे ख्याल से जितनी पुलिस फोर्स थी वो ढूंढने में लगी हुई है कि कौन इमिग्रेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको निकालो। उन्होंने काफी लोगों को नहीं, ये ट्रांसफर जितने भी कर दिया। कंडीशंस आप बता रहे हैं कार्की सर, मैं जल्दी से हाशमी जी का रुख कर लूं, जितने भी कंडीशंस आप बता रहे हैं ये सब अनरेस्ट पैदा करने के लिए, सिविल वॉर पैदा करने के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं। यानी कि अमेरिका किसी बड़ी संकट के मुहाने पर खड़ा है। रुमान हाशमी जी। यकीनन देखिए, अमेरिका में ऑल इज नॉट वेल इन यूएसए। क्या है कि अमेरिका की इकोनॉमी आप देखिए ना, कितनी विस्तार से ये चाह रहे हैं कि हम टैरिफ लगा दिया, 50% लगा रहे हैं, 25% लगा रहे हैं, किसी ज्यादा लगा रहे हैं, और बिलियन ऑफ डॉलर रेवेन्यू हो जाए, फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाए। बट व्हाट अबाउट द जनरल पीपल? पब्लिक के पास क्या है? उसकी बाइंग पावर क्या है? अंडे का क्या कॉस्ट हो गया है? ब्रेड का क्या कॉस्ट हो गया है? सर तो अमेरिका में रह रहे हैं अभी राज साहब, तो ये तो बेहतर जानते होंगे पॉकेट पे क्या असर पड़ रहा है वहां पे। दूसरी बात, अमेरिका की इकोनॉमी को आप देखें ना, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो क्लाइमेट 26 क्रिएट किया है वो सिविल वॉर के लिए तो बिल्कुल मुफीद है। भगवान ना करे ऐसा किसी भी कंट्री में हो, लेकिन उन्होंने हालात तो बना ही दिए हैं। आप देखिए ना, अमेरिकन जो इकोनॉमी है, जो अमेरिका पे जो कर्जा है 26.9 ट्रिलियन डॉलर के करीब कर्ज है, और ट्रेड डिफिसिट उसका 2 ट्रिलियन डॉलर है अमेरिका का। तो ये जो 2 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट है, ये इनको टैरिफ के लिए बाध्य कर रहा है कि टैरिफ करो और अपना रेवेन्यू जनरेट करो। लेकिन इतना ज्यादा, जिस तरह से कुछ कंट्री में पॉपुलेशन कम हो जाता है अगर 2 पॉइंट समथिंग, तो फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है, फिर पॉपुलेशन कंटिन्यू नहीं बढ़ सकता है, जैसे कि साउथ कोरिया है या जापान है और भी कुछ ऐसे मुल्क है। अमेरिकन इकोनॉमी की भी यही हालत हो गई है। अमेरिकन इकोनॉमी कितना भी बिलियन डॉलर एक दशक में 12 साल में 500-600 बिलियन डॉलर जनरेट कर लेगी फेडरल गवर्नमेंट, बट ये जो 26.9 ट्रिलियन डॉलर का डेप्थ है, ये पार पाना लिटरली इम्पॉसिबल है। बेसिक सी बात है, चोक करेगा यूएस को। यस, जब तक आमूल चूल परिवर्तन ये अपने इकोनॉमी में, डोमेस्टिक मार्केट में नहीं करते हैं, अपने डोमेस्टिक रेवेन्यू को, इंडस्ट्री को ये सपोर्ट नहीं करते, जिस तरह से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला करके इन्होंने जैसी की तैसी कर दी है वहां पे सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह का, जो बताया कि रेगुलेटरी ग्रांट गवर्नमेंट का है, उसको भी एक तरह से सिविल अनरेस्ट पैदा कर दिया है। लोगों के बीच बहुत अनरेस्ट है,
चाहे वो कीमतों को लेकर हो, हालात को लेकर हो, संघर्षों को लेकर हो, गन कल्चर को लेकर हो। अब डोनाल्ड ट्रंप इसे कैसे सुलझाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ही जाने, उनकी टीम जाने, लेकिन अमेरिका के लिहाज से, वर्ल्ड के लिहाज से ये अच्छे संकेत नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।